सर, मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ जो राष्ट्र रक्षा राष्ट्र निर्माण को लेकर की जा रही है। ये 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू की गई और ये 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। मैं अयोध्या से चल के मथुरा से प्रयागराज होते हुए काशी होते हुए कल मैं पहुंचा गाजीपुर पहुंचने के बाद मैं डीएम कार्यालय पहुंचा। डीएम कार्यालय पहुंचने के बाद मैंने अपना ज्ञापन देने के लिए उनके पास पहुंचा और एक हाथ में मेरे पास में वृक्ष था, वृक्ष को देने के लिए मैडम के पास पहुंचा। जब मैं मैडम के पास पहुंचा तो वहाँ पे बताया जाता है मैडम यहाँ पर नहीं है। वहाँ के उनके पीआरओ के द्वारा बोला जाता है कि मैडम यहाँ पे नहीं है, लखनऊ गई है। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे पता चलता है कि मैडम आ गई हैं। फिर मैं कार्यालय पहुँचता हूँ। जब मैं कार्यालय पहुँचता हूँ तो मुझे 4 घंटे के लिए बाहर बैठा दिया जाता है। मैं 4 घंटे बाहर इंतजार करता हूँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनके पीआरओ बाहर में निकल के आते हैं, मेरा ज्ञापन पढ़ते हैं। ज्ञापन पढ़ने के बाद बोलते हैं कि मैडम जब 4 घंटे बाद निकलेंगी तब आपसे मिलेंगे। उसके बाद मैं वहाँ पे 2 घंटे बैठा रहता हूँ। 2 घंटे बाद वहाँ से मैडम का प्रोटोकॉल बनता है और मैडम वहाँ से निकलती हैं, सीधा जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे हाथ में तिरंगा होता है। इस तिरंगे को लेके और मैं इस बैनर को लेके मैं बैग में टांगे 30 kg का मेरा बैग है। बैग को टांगे के बाद सीधा उनकी गाड़ी के सामने जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब गाड़ी के सामने खड़ा होता हूँ तो उसको पढ़ती हैं और उस तिरंगे को भी देखती हैं। उसके बाद मुझे भी देखती हैं। उसके बाद देखने के बाद अपने ड्राइवर को बोलती हैं ठीक है चलिए, और वो अपने ड्राइवर के साथ वहाँ से चली जाती हैं। मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद फिर मैं अनशन पे बैठ जाता हूँ। बाहर एक पार्क है, वहाँ पे मैं अनशन पे बैठता हूँ। अनशन पे सरजू पांडे पार्क है, वहाँ पर मैं अनशन पे बैठ जाता हूँ। उसके बाद मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे बुलाया जाता है। मैं मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था। उसके बाद मुझे वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, एलआईओ को लोग आते हैं, उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे समझाया जाने लगता है, मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मुझसे एक शब्द बोला जाता है कि मैडम कभी किसी का पत्र नहीं लेती हैं। ये शब्द रहा है एसडीएम साहब का भी और ये शब्द रहा है एलआईओ साहब का भी कि डीएम मैडम किसी का पत्रक नहीं लेती हैं। ठीक है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। पता चलता है कि यहाँ पे माननीय डिप्टी सीएम जी आ रहे हैं और उसके बाद पता चलता है केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। उसके बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं जो 9 तारीख को आएंगे। अब उसको लेकर रात को 6:30 बजे पहुँचते हैं एसडीएम साहब मेरे पास। एसडीएम साहब पहुँचते हैं। एसडीएम साहब पहुँचने के बाद मेरा पत्रक लेते हैं और पत्रक लेने के बाद मुझे मैनिपुलेट किया जाता है कि आप यहाँ से जाइए। और मैं पूछता हूँ कि डीएम मैडम आप मुझसे कब मुलाकात करेंगी, तो उन्होंने बोला कि मुलाकात नहीं करेंगी, वो चली गई हैं हाईकोर्ट चली जाती हैं। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से मैनिपुलेट किया जाता है और मुझे वहाँ से मैनिपुलेट करके हटाया जाता है। कारण ये था हटाने का कि मैं आप सबसे मुलाकात ना कर पाऊँ और जिसकी वजह से ये लोगों तक बात वहीं ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए डीएम साहब से बोला कि रात को 8:30 बजे के आसपास, फिर 7:30-8 बज चुका था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मैं था वहाँ पे, 2 लोग और रुके हुए थे। मैंने उनसे बोला कि आज मेरी रुकने की कोई व्यवस्था करवा दीजिए। तो उनका एक जवाब था कि अभी हमारे पास में वीवीआईपी लोग आए हुए हैं, सारे गेस्ट हाउस फुल हैं, हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं करा सकते। उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर मैं जाके एक मंदिर में रुकता हूँ, रात भर सोता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर जब मैं अपने प्रदेश में हूँ, अपने प्रदेश होने के बाद मैं आज प्रदेश के आखिरी जिले में हूँ, उसके बाद मैं बिहार पहुँचने वाला हूँ। और अगर मैं राष्ट्र रक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ, जब युवा निकल के राष्ट्र रक्षा की बात कर रहा है, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा है, और अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार करेंगे तो एक आत्मबल कहाँ से लोगों में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है कि इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। हर युवा आज कहाँ जाए और कहाँ भविष्य देखे। और जो राष्ट्र निर्माण को लेकर निकला हुआ है, जो 1400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर आपके जिले में पहुंचा हुआ है और आप जिले की मालकिन आपके पास पहुंचता है, आपके पास पहुंच के अपना ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा और आपके जिले में कुछ अच्छा काम करने के लिए पहुंचा हुआ है, तो अगर आप उसको प्राथमिकता नहीं देगी तो प्राथमिकता किसको देंगे? ये एक सवाल मेरा रहा है, उसको लेके मैं बहुत आहत हूं। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, यहां से पूरे राष्ट्र का कहीं ना कहीं अपमान किया गया, क्योंकि मेरे हाथ में तिरंगा था। और अगर तिरंगे को लगाने के बाद मैं डीएम साहब के पास पहुंचा हूं, उसके बाद उनके पास 14 सेकंड का टाइम नहीं है कि अपना शीशा नीचे करें, और शीशा नीचा करने के बाद वो मुझसे बात करें कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर उनके रहने का और न रहने का क्या मतलब था? या फिर मैं किससे आस लगाऊं? क्या मैं हमेशा हाई कमान से मैं बात करूं? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरे पास नहीं है उतने रिसोर्सेज, ना ही मेरे पास में कोई बैकअप है। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए अगर मैं काम करने के लिए निकला हूं, तो एक मेरा जो ध्येय है कि आप किसी जिले में पहुंच रहे हैं तो वहां के जो सर्वोच्च स्थान पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय जी होते हैं, उनको ज्ञापन देना और उनकी सहानुभूति लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कोई आर्थिक सपोर्ट चाहता था उनसे, ना मैं कोई प्रशासनिक सपोर्ट चाहता हूं। और ना पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी
जिला अधिकारी से या फिर एसडीएम साहब से मैंने रुकने की बात करी। मैं आज तक किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं मांगी मैंने किसी से। कल मैंने जानबूझ के मांगा कि क्या इतना होने के बावजूद भी क्या इनके दिल में कहीं से कोई भी जगह है हमारे लिए या नहीं है। और उस चीज को लेकर मुझे न चाहते हुए वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि मैं आपसे न मिलूं। मैंने कहा था मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, आएंगे और मैं अपनी, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं, आपके पास तो कोई सहारा नहीं होता, तो फिर इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे जो है ऊपर के लेवल पे बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं अकेले हूं और मुझे अपनी खुद की स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था करनी है, आप अकेले वहां पर रहने वाले हैं, आपको कोई किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई वहां पर, नहीं आपके साथ कोई वहां पर स्टैंड लेने के लिए तैयार था, तो मुझे मजबूरन वहां से हटना पड़ा क्योंकि अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था मुझे बनानी है, क्योंकि स्वयं की मेरी लड़ाई है। और उसके लिए फिर वहां से मुझे मैनिपुलेट किया गया, मुझे डराया गया और वहां से डराने के बाद मुझे वहां से हटाया गया। अब वहां से हटाऊं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मैं अपने राज्य में इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहा हूं तो मैं किसी और राज्य में जाऊंगा तो बस आपसे सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं, आपसे सिर्फ अपने प्रति एक संवेदना प्रकट करने की उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरे साथ में आए और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण को लेकर हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। भारत के हर युवा को निकलना पड़ेगा और उनको लड़ना पड़ेगा, और उसको लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे समाज सेवी हैं, जो पक्ष और विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, इन सभी का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र आपके साथ में आएगा और राष्ट्र में सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपकी तारीफ करेंगे, या तारीफ ना भी करेंगे तो कम से कम आपको क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मनोबल होता है। हम भी इंसान हैं और मेरे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। मैं इस शहर में पहुंचने के बाद अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करूं तो ये फिर एक सोचने का विषय। धन्यवाद। मैं आपसे उम्मीद करता हूं सर कि आप आगे से कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार या फिर किसी भी तरह की मुझे प्रताड़ना ना सहनी पड़े। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।